किसी भी इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस का बिल अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास वॉटेज का पता होना लाजमी है। वॉटेज पावर का यूनिट होता है। इसका मतलब है कि कितना एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पावर इस्तेमाल कर रहा है। ये पावर किलोवाट में भी होती है, गीगावाट में भी होती है और मेगावाट में भी होती है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या बहुत बड़े ग्रिड स्टेशन में गीगा या मेगावाट पावर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की पावर को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप किसी घर के इंस्ट्रूमेंट की पावर कंजम्पशन को देखें तो वो ज़्यादातर वॉट्स या किलोवाट्स में ही यूज़ होती है। इस वीडियो में हम इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे। गर्मी के इस सीज़न में काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आते हैं कि वो कौन सा एसी बाय करें, जिनमें इस वीडियो पर सबसे ज़्यादा फोकस इन एसीज़ पर यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इस इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ती यूनिट प्राइसेस में इसी बात की फ़िक्र होती है कि एसीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिल आ सकता है। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 2 यूनिट्स होते हैं। इसमें एक इनडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। इन एसी में जो इनडोर यूनिट होता है वो आपके रूम के अंदर लगाया जाता है, जबकि आउटडोर यूनिट घर के बाहर या विंडो के बाहर फिट किया जाता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम आपके रूम में मौजूद ह्यूमिडिटी और गर्म हवा को सक करके बाहर निकालता है और ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। ये एक बेसिक सा वर्किंग प्रिंसिपल है। पहले बात करते हैं इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी होते क्या हैं। पहले जो टेक्नोलॉजीज़ होती थी उसमें जो एसी आते थे वो सबसे पहले नॉन इन्वर्टर एसी आते थे। इन एसीज़ के अंदर एक कंप्रेसर फिट किया जाता है। ये कंप्रेसर मैक्सिमम स्पीड तक चलता रहता है। जब रूम का टेम्परेचर रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर पहुंच जाए तब ये कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, यानी ये कंप्रेसर हाई स्पीड पर ऑन और ऑफ कंटिन्यूसली होता रहता है। अगर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपके पास जो कंप्रेसर इंस्टॉल होता है वो हाई स्पीड पर चलता है, लेकिन जैसे ही रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाए तो कंप्रेसर अपनी स्पीड को स्लो कर देता है, फिर स्लो स्पीड में चलता रहता है ताकि पूरे रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब एक जगह हाई स्पीड कंप्रेसर ऑन हो रहा है जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम हो रही है, और एक जगह ऐसा कंप्रेसर जो अपने आप को रूम टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करके स्लो स्पीड में चल रहा है। इन दोनों में से सबसे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन्वर्टर की होनी चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर को स्लो स्पीड में चला के हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं। नॉन इन्वर्टर एसी का बिल अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आपको एसी की स्पेसिफिकेशंस का पता होना चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास 1 टन का नॉन इन्वर्टर एसी है जो 1000 वाट कंज्यूम करता है। अगर इसको मैं पूरे मंथ दिन में 10 आवर्स के लिए चलाऊं तब देखते हैं कि हमारे इस नॉन इन्वर्टर एसी का बिल कितना आ सकता है। 1000 वाट की पावर कंजम्पशन अगर दिन में 10 घंटे चलाया जाए और इसी सीक्वेंस से 30 दिन के लिए यूज़ किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 300 किलोवाट आवर। ये हमारे पास एक मंथ के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं। ये सिर्फ एक नॉन इन्वर्टर एसी की एग्जांपल है जो मैंने 1 टन और 1000 वाट का लिया। आपके पास जो भी इक्विपमेंट हो आप सिर्फ उसी की पावर रेटिंग देखें कि वो कितनी पावर लेगा। बाकी आप ये फार्मूला लगाएं और इस फार्मूले से दिन की या मंथ के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कैलकुलेट कर लें। अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरफ देखें तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल इस एसी के साथ बनेगा उसमें आप यूनिट की प्राइस देखें कि आपके एरिया का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कितना है या इलेक्ट्रिसिटी यूनिट प्राइस कितनी है। यूनिट को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्स या फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में कमी भी आ सकती है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी या इन्वर्टर एसी पूरे के पूरे 10 घंटे के लिए ऑन नहीं रहते, कुछ टाइम के लिए ऑफ भी होते हैं या स्लो स्पीड में भी चलते हैं, जैसे कि मैं पहले नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के डिफरेंस में मेंशन कर चुका हूँ।
ये बिल मैक्सिमम था जो पॉसिबल है कि इस टाइम इंटरवल में आ सकता है। इसी तरह इन्वर्टर एसी की भी आपको अगर पावर रेटिंग का पता हो, सेम फार्मूला लगाएं, मंथली यूनिट्स निकालें और इलेक्ट्रिसिटी का बिल घर बैठे कैलकुलेट कर लें। एक और ऑप्शन ये है कि आपके पास अगर एक क्लैम्प मीटर हो, क्लैम्प मीटर से आप करंट को मेजर करें। अगर आपको किसी चीज़ की पावर रेटिंग का पता नहीं है तो सिंपल आपने क्लैम्प मीटर को फेज़ या न्यूट्रल में से किसी एक वायर में लगाना है। उससे आपके पास करंट की वैल्यू मिल जाएगी। करंट की वैल्यू मिलने के बाद आपके पास एक फार्मूला होता है P = V/I। वोल्टेज हमारे पास है 220 या 230 वोल्ट्स। करंट की वैल्यू आपने फाइंड की, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और आपके पास उस लोड की पावर रेटिंग आ जाएगी। ये शॉर्ट सा मेथड है कि आप किसी भी होम अप्लायंसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता है। इस इशू को सामने रखते हुए इंजीनियर्स ने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। पावर कंजप्शन को कंट्रोल करने के लिए आप इन पॉइंट्स पर भी गौर कर सकते हैं, जिससे आपका बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। एसी में लगे फ़िल्टर्स की सर्विस पीरियडिकली करवाते रहें। एसी जहां लगा है उस रूम को कम्प्लीटली बंद रखें ताकि कूलिंग मेंटेन रहे। रूम में एक्स्ट्रा अप्लायंसेस को ऑफ रखें अगर यूज़ में ना हो, क्योंकि वो हीट डिसिपेट करते हैं। मेक श्योर करें कि रूम में डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। अगर है तो विंडो या रूम्स के आगे कर्टन्स का यूज़ करें। थोड़ी देर के लिए सीलिंग फ़ैन ऑन कर दें ताकि पूरे रूम में कूलिंग पूरी रूम में अच्छी तरह सर्कुलेट होती जाए और कंप्रेसर भी जल्दी ऑफ हो जाए। जितने भी रूम में डोर्स हैं उन सबको भी बंद करके रखें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.